हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो में करेंगे डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल रेजिस्टेंस, वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड एज आर एंड टू कॉन्स्टेंट आइडियल सोर्स। द पावर कंज्यूम बाय आर इज P1 when only the first source is active and P2 when only the second source is active. If both sources are active simultaneously, देन द पावर कंज्यूम बाय आर इज। तो देखो, मैं आपको देखो सिंपल फिगर बना के बताता हूँ। देखो पहले क्या बोल रहा है, आपका कोई एक, ठीक है, दो सोर्स आपके पूरे सर्किट में। उसने बोला कि जब एक टाइम में एक सोर्स आपका काम करता है, चलो पहले मान लेते हैं हम, ये हमारा ये एक सोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और इस टाइम में जो रेजिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। और लेट्स से करंट आपका फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं पावर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, P1 इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर इंटू आर। और यहाँ से अगर मैं करंट निकालता हूँ I1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाय आर, और ये आपकी टर्म रूट में, ठीक है। ये तो मेरा जब फर्स्ट सोर्स स्टार्ट था, ठीक है। अब देखो, जब मेरा दूसरा सोर्स, ठीक है, दो सोर्स है टोटल, एक टाइम में एक सोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सोर्स जब ऑन था, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो ये तो रेजिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है। मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस केस में हो रहा है I2। इस केस में अगर मैं पावर निकालता हूँ P2, तो क्या हो जाएगा, सिंपल I2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका जो भी रेजिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालता हूँ I2, ठीक है, I2 आपका क्या हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई आपका रेजिस्टेंस R, और ये टर्म आपकी रूट में आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल दिया कि जो दोनों सोर्स है मेरे, वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक साथ काम करने का मतलब, ये आपका रेजिस्टेंस है ये जो R, ठीक है। देन आपका देखो ये एक सोर्स, ये आपका दूसरा सोर्स, दोनों आपके एक साथ काम करने लग गए, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप का सर्किट हो गया। ये रेजिस्टेंस सेम है, ये करंट आपका हो गया I1, ये करंट आपका हो गया I। क्लियर है इतना। इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I1 प्लस I2। अब मेरे को टोटल पावर निकालनी है जो रेजिस्टेंस ये कंज्यूम करेगा। तो क्या हो जाएगी, पहले टोटल करंट का स्क्वायर, यानी I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड आपका जो भी रेजिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो पावर कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है P1 डिवाइड बाई आर का रूट, ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है P2 डिवाइड बाई आर का रूट, इसका पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका हो गया होल स्क्वायर इंटू आर। या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो सिंपल क्या करता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये मैंने 1/R कॉमन आ जाएगा मेरा, ठीक है, बिकॉज देखो रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और रेजिस्टेंस बाहर आ जाएगा। तो अंदर मेरा बचेगा √P1, ठीक है, प्लस √P2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका जो रेजिस्टेंस है ये। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया। तो मेरी जो टोटल पावर कंज्यूम होगी, यानी जब दोनों सोर्स मेरे एक्टिव हैं, तब मेरी टोटल पावर जो कंज्यूम हो रही है वो हो रही है √P1 प्लस √P2। क्लियर है, यही पावर मेरी कंज्यूम होगी। अब देखो, कोई करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट ले ले, ठीक है, मैंने ये करंट की डायरेक्शन ली है, कोई हो सकता है कोई अलग डायरेक्शन ले, तो उस वजह से यहाँ पे उस टाइम नेगेटिव साइन भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो सॉल्व कर रहा है उसने करंट की डायरेक्शन क्या ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, तो √P1 और इसका आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी तो है ना, ठीक है, तो होल स्क्वायर हो गया। आपका क्या आ जाएगा, √P1 प्लस माइनस √P2 का होल स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द इनकैंडेसेंट लैम्प rated respectively as P1 and P2 for operation at a specific main voltage are connected in series across the main as shown in the figure. Then the total power supplied by the main to the two bulb is, main मतलब जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो दो बल्ब है, लेट्स से इसको मान लेते हैं B1, ठीक है, इसको मान लो P2। ये आपकी पावर कंज्यूम कर रहा है P1, ये आपकी कंज्यूम कर रहा है P2। क्लियर है। अब हमें बताने की टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, ठीक है, यही पूछा है। तो जरा सोचो, जो टोटल पावर है, जब भी सीरीज में होते हैं, मैंने शॉर्टकट आपको बता रखा है, ठीक है, जब भी सीरीज में होंगे तो जो टोटल पावर आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, P1 मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ठीक है। और पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में सिंपल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, पैरेलल। ये आपका हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि कैसे होते हैं, तो देखो ये भी समझ ही लेते हैं। जैसे देखो, जो हमारा बल्ब है, ठीक है, पावर उसमें
नॉर्मली बात करते तो क्या होती है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये आपकी होती है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मेरा जो बल्ब 1 है, ठीक है, B1 का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ यानी R1, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। देन जो सेकंड बल्ब है ये आपका हो गया R2, ठीक है, इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। क्लियर है इतना। अब मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, देयरफॉर जो मेरा आर इक्विवेलेंट होगा, अब सिंस दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये आपको हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वोल्टेज मैंने सेम कैसे लिया, तो वोल्टेज सेम ऐसे है कि जो बल्ब है, इन दोनों बल्ब की जो रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग आप लिखते हो जैसे 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, तो 220 जो वोल्ट होता है वो वाला वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो दोनों बल्ब की रेटिंग में सेम मान के चल रहा हूँ, R1 प्लस R2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिली हमें वो रखते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिला, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इस आर इक्विवेलेंट को मैं इस पावर में रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये है ये रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू, ये आपका देखो ऊपर वोल्टेज स्क्वायर है ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे मैं वोल्टेज स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, तो वोल्टेज स्क्वायर जैसे ही नीचे कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/P1 अपॉन 1/P2, ठीक है। तो ये आपका वी स्क्वायर से वी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो पावर यहाँ पे मिली आपको, ये आपके आगे देखो P1 P2, ठीक है, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये आपकी होती है टोटल पावर, और शॉर्टकट मैंने बता रखा है, डायरेक्ट जैसे आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करते हो वैसे आपको सॉल्व करना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ शॉर्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्किट कॉजेज द टोटल सर्किट। अब आपको भी पता है जब भी कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, कहीं भी शॉर्ट अगर हो रहा है उसका मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस तो आपका क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और करंट आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको पता होंगे, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू डिक्रीज एंड करंट टू इंक्रीज, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइलेटरल एलिमेंट, कौन सा इनमें से बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि बाइलेटरल एलिमेंट होते कौन से, एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक इज सेम ऑन अदर साइड, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस में लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 5 ओम। तो देखो आपका करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो भी इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आर इक्वल टू 5 ओम ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका जो करंट की डायरेक्शन है हम उल्टी कर देते हैं, यानी जैसे यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है तब भी आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 5 ओम ही रहेगा, ठीक है। यानी चाहे आप यहाँ से करंट फ्लो कराओ या यहाँ से फ्लो कराओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसी एक एलिमेंट है, एक बाइलेटरल एलिमेंट है। बट जबकि आप डायोड को देखते हो, ये आपका जैसे कोई डायोड हो गया, ठीक है, ये आपका डायोड है। अब इसमें देखो अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर इसके अपोजिट में फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है इस एलिमेंट की, वो पूरी चेंज हो जाती है आप अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो, ठीक है। तो एलिमेंट वो वाले जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, वो आपके होते हैं बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इंडक्टर एक बाइलेटरल एलिमेंट है, रजिस्टर एक बाइलेटरल एलिमेंट है, कैपेसिटर एक बाइलेटरल एलिमेंट है, बट कांस्टेंट करंट सोर्स आपका एक बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। बिकॉज देखो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन भी आप लेके चलते हो, ठीक है, ये आपका कोई करंट सोर्स है, तो देखो ये आपका 5 एम्पियर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं किसी नोड पे आ रहा है, ठीक है, तो आप देखो क्या लेते हो इसको, प्लस 5 एम्पियर लिखते हो अगर केसीएल लगाते हो तो, ठीक है। अगर यही करंट आपकी की डायरेक्शन आप चेंज कर दो, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप में करो, तो आप इस करंट को क्या लगोगे, माइनस का 5 एम्पियर लेंगे, ठीक है, इस नोड पर अगर केसीएल लगाते हो तो आपका देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है इसकी, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट करंट सोर्स एक बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, ये कैसा एलिमेंट है, एक यूनिलैटरल एलिमेंट है, यानी एक ही डायरेक्शन में आपका ऑपरेट करता है, ठीक है। यानी अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है। द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन ईदर डायरेक्शन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। देख सकते हो अभी रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया। द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर नोन एज, यानी वो वाले एलिमेंट जो कुछ भी एनर्जी आपको नहीं दे सकते, ठीक है। एनर्जी कौन कौन दे सकते पहले तो ये बताइए, बैटरी आपको दे सकती है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स दे सकता है, करंट सोर्स दे सकता है, ठीक है, जनरेटर आपको दे सकता है,
ये सब आपको एनर्जी दे सकते हैं ना प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो जो एनर्जी दे सकते हैं उनको तो बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट, और जो नहीं दे सकते उनको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अ नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा ईएमएफ का सोर्स है उसमें। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी बेसिकली एनर्जी आपको दे सकता है। आपका एक नेटवर्क है, उसमें आपका ऐसे आपके लगे हुए एलिमेंट जो आपको एनर्जी दे सकते हैं, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? एक्टिव एलिमेंट होंगे, बिकॉज वो एनर्जी दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते होते तो वो पैसिव एलिमेंट हो जाते हैं। सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ, ठीक है। आपका कोई सर्किट है जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है, और नॉर ईएमएफ सोर्स, ठीक है। ना तो कोई ईएमएफ का सोर्स है, ना कोई आपके पास एनर्जी सोर्स है, तो वो सर्किट कैसा होगा? एक पैसिव सर्किट होगा, ठीक है, बिकॉज उसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ नेटवर्क इन विच ऑल एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड। फिजिकली सेपरेबल मतलब आपके जो एलिमेंट है आपके सर्किट में, आप उनको हाथ से हटा सकते हो, ठीक है। आप जैसे फिजिकली जैसे सर्किट आपने खुद बनाया, ठीक है, बाहर से कहीं से रेजिस्टेंस वगैरह सब आप रजिस्टर वगैरह लेके आए, ठीक है, कार्बन रजिस्टर वगैरह, उससे आपने पूरा एक सर्किट बनाया, ठीक है, पीसीबी पर। तो अब देखो उस सर्किट को आप सेपरेट कर सकते हो ना फिजिकली, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं लंप्ड नेटवर्क, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बोलते हैं? जैसे आपके घर में कोई वायर पड़ा है, ठीक है, आपने सिंपल वायर उठाया, अब आपको पता है कि उस वायर में रेजिस्टेंस है, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, बट आपको रेजिस्टेंस दिखता थोड़ी है कि वो रेजिस्टेंस पूरा उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है उसमें, ठीक है, बट वो रेजिस्टेंस हमें दिखता नहीं है। बट जो लंप नेटवर्क होते हैं उसमें हमें फिजिकली सारे रेजिस्टेंस वगैरह क्या क्या है वो सब दिखता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल अगर देखें तो देखो ये क्या, एक 5 वोल्ट सोर्स है, ये भी एक 5 वोल्ट सोर्स है, ठीक है। और सोर्स होते हैं जो वोल्टेज सोर्स वगैरह होते हैं, ये सब कैसे एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है, बिकॉज ये हमें एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं एनर्जी। और ये अगर देखें हम, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर है। और रेजिस्टेंस आपके कैसे एलिमेंट है? आपके लीनियर एलिमेंट है, ठीक है, लीनियर एलिमेंट होते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो हमने इंडिविजुअली चेक किया, या तो क्लियर है। अब देखो अगर मैं सिंपल इसमें केवीएल लगाता हूँ, तो मैंने देखा कि ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है और ये वाला 5 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी में। तो इससे हम देखें जो टोटल वोल्टेज सोर्स होगा, या फिर जो बोल सकते हैं जो ईएमएफ होगा इस सर्किट का, ठीक है, ओवरऑल सर्किट का देख रहे हैं, ईएमएफ इस सर्किट में क्या हो गया? जीरो। और जब भी ईएमएफ आपका जीरो होता है तो वो उस सर्किट में बेसिकली वो कैसा सर्किट होता है? एक पैसिव सर्किट होता है, पैसिव सर्किट होता है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि रेजिस्टेंस लग रखे, ठीक है, रेजिस्टेंस लगे मतलब एक तरह से लीनियर एलिमेंट है। तो अगर सर्किट को बोले तो ओवरऑल पूरा सर्किट जब देखते हैं तो कौन सा होगा आंसर? पैसिव एंड लीनियर, ठीक है, बिकॉज कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं है और आपके सिर्फ रेजिस्टेंस अवेलेबल है जो कि लीनियर होते हैं। और अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के देखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के देखते हैं तो वोल्टेज सोर्स कैसा होता है? एक्टिव एलिमेंट और रेजिस्टेंस लीनियर। तो अगर इंडिविजुअल देखोगे तो ये आंसर आएगा, ओवरऑल पूरे सर्किट का देखोगे तो पैसिव एंड लीनियर आएगा। क्लियर है चीज़? अ स्विच कैपेसिटर नेटवर्क इज और आर, आपका कैसा नेटवर्क है? एक स्विच्ड कैपेसिटर नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो स्विच्ड कैपेसिटर का मतलब है कि इसने ये मेंशन नहीं किया कि आइडियल कैपेसिटर की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में कभी भी मेंशन करे कि वो आइडियल कैपेसिटर है, ठीक है, तो आइडियल कैपेसिटर आपका हमेशा लीनियर एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो वो एक तरह से प्रैक्टिकल कैपेसिटर ही होगा, ठीक है, आइडियल कैपेसिटर नहीं होगा। तो उस केस में वो आपका लीनियर एलिमेंट नहीं रहेगा, नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका जो स्विच कैपेसिटर होता है ये आपका टाइम वेरिएंट सैम्पल डेटा के लिए यूज होता है एक तो, ठीक है, डेटा को सैम्पल करने के लिए यूज होता है। और आपका ये क्या है? नॉन लीनियर नेटवर्क होगा, ठीक है, लीनियर नहीं होगा बिकॉज इसने कोई भी आपका मेंशन नहीं कर रखा कि लीनियर है कैपेसिटर या फिर प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया तो हम प्रैक्टिकल कंसीडर करके चलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम supplies a passive non-linear resistance characterized by the relation V non-linear equals to I non-linear का स्क्वायर। द पावर डेसिपेशन इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेज। देखो सिंपल जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम पहले सर्किट बनाते हैं, ठीक है। एक 3 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी हो गई 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। देन इसने बोला इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपको दे दिया 2 ओम, ठीक है। देन बोला एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सिंस नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है तो जो नॉन लीनियर वोल्टेज इसने दिया है यानी वी एन एल नॉन लीनियर वोल्टेज, ये आपका क्या है? आई एन एल यानी नॉन लीनियर करंट का
है, स्क्वायर, ये हमें दे रखा है इसके अक्रॉस वोल्टेज। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस कंप्लीट में, अब सिंस ये आपका नॉन लीनियर एलिमेंट है, ऑब्वियस बात है जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे, आई एन एन, यानी नॉन लीनियर करंट फ्लो हो रहा होगा। सिंपल केसीएल लगाओ, ठीक है, तो केसीएल क्या हो जाएगा, 3 - 2 इंटू नॉन लीनियर करंट, ठीक है, आई एन एल, माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ये इसकी पॉलरिटी होगी, करंट ये अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वोल्टेज लिख लेता हूँ, वी एन एल, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 3 - 2 आई एन एन नॉन लीनियर करंट माइनस वी एन एल, यानी वोल्टेज जो नॉन लीनियर के अक्रॉस है उसकी वैल्यू दे रखी है आई नॉन लीनियर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो ये मेरी बन गई, देखो आई नॉन लीनियर का स्क्वायर, ये आपका प्लस का हो गया, 2 नॉन लीनियर करंट, ठीक है, -3, मतलब मैंने सिंपल क्या किया, पूरी इक्वेशन को आपके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे को क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब सिंपल इस इक्वेशन के क्या करता हूँ, रूट्स निकालता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली है, ये क्या है, नॉन लीनियर करंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉन लीनियर करंट, ठीक है, -3 इक्वल टू 0। अब अगर इसके रूट्स निकालते हो तो देखो ये आपका हो गया नॉन लीनियर करंट का स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3 नॉन लीनियर करंट माइनस नॉन लीनियर करंट, ठीक है, -3। अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे ना तो वापस आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नॉन लीनियर करंट आई एन एल को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, नॉन लीनियर करंट प्लस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है? माइनस यहाँ पे 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका क्या बचा, नॉन लीनियर करंट प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को देखो नॉन लीनियर करंट, यानी ये आपको मिल गया नॉन लीनियर करंट +3, ठीक है, एंड दूसरा मेरा हो जाएगा नॉन लीनियर करंट -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो नॉन लीनियर करंट है, ठीक है, यानी नॉन लीनियर करंट की वैल्यू मेरे को एक तो मिली -3 एंड एक मेरे को मिली +3। क्लियर है दोनों? ठीक है, अब मैं यूज़ कौन सी करूँगा, प्लस के 1 एम्पियर वाली, यानी जो मेरा नॉन लीनियर करंट होगा, ठीक है, वो मेरा हो गया 1 एम्पियर। अब मैं प्लस के क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़रा खुद ही सोच सकते हो। देखो अगर मैं माइनस के यूज़ करता हूँ, अगर माइनस के यूज़ करूँगा तो मेरा करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो होने लग गया तो ये जो मेरा नॉन लीनियर एलिमेंट दिया है ये एक किसकी तरह काम करेगा, एक एक्टिव सोर्स की तरह काम करेगा। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका क्या है, पैसिव नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, पैसिव यानी कोई भी उसमें एनर्जी नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, +1 यानी प्लस वाला करंट जो दिया है वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर ले लिया। अब हमें क्या बोला इसने कि आपको निकालनी है पावर। ठीक है, जो नॉन लीनियर एलिमेंट है उसके अक्रॉस पावर कितनी होगी, तो पावर अक्रॉस नॉन लीनियर एलिमेंट इक्वल्स टू जो भी नॉन लीनियर वोल्टेज है, ठीक है, उसके अक्रॉस मल्टीप्लाइड बाय जो भी नॉन लीनियर करंट है। ठीक है, तो वोल्टेज हमें दे रखा है इसने जो कि आपका नॉन लीनियर करंट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये आपका हो गया नॉन लीनियर करंट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा नॉन लीनियर करंट का क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन लीनियर करंट का क्यूब। ठीक है, और नॉन लीनियर करंट हमने क्या निकाला, 1 एम्पियर। तो आपकी पावर कितनी आ गई, 1 वॉट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, यानी जो नॉन लीनियर एलिमेंट है उसके अक्रॉस पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 वॉट, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर। द एलिमेंट इज, आपको इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देख के एलिमेंट बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक दी है इसके आप अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, करंट आई एंड वोल्टेज वी। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखोगे तो माइनस का करंट आई, ठीक है, एंड आपका वोल्टेज वी, बिकॉज सिंपल क्या लिखना है, ऐसे ही तो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा और आपका यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जो इसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ये में दिया वोल्टेज और करंट वाला। ठीक है, एंड इसने सेकंड जो दिया ये आपका माइनस में करंट है और वोल्टेज आपका पॉजिटिव का ही है। तो दोनों को देख के इजीली बता सकते हो कि ये कैसा है, आपका एक नॉन बाइलेटरल एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज ये बोथ डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, अगर बोथ डायरेक्शन में होता तो क्या होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता। ठीक है, अगर ऐसे बना होता तो आप इसको बायलेटरल बोल देते, और उस केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आई और वी, ठीक है,
एंड दूसरा आपका होता करंट माइनस का, और वोल्टेज भी आपका माइनस का होता। तो इस केस में आप बोलते हैं इसको, ये है आपका एक बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो एक तो चीज़ पता चल गई कि जो भी एलिमेंट है वो नॉन बाइलेटरल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, जो भी कोई एलिमेंट है वो लीनियर कब होता है? जब उसके वोल्टेज और करंट के बीच की रिलेशन लीनियर रहती है, यानी अगर वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट भी आपका बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है बढ़ रहा है, पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट आपका कहाँ बढ़ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये एलिमेंट कैसा हो गया? एक नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर एक्टिव एंड नॉन बायलैटरल एलिमेंट, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस? ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? एक तरह का अपोजिशन होता है। ठीक है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द हिंडरेंस बाय विच द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। हिंडरेंस मतलब एक तरह की रुकावट। ठीक है, या फिर बोल सकते हो एक तरह का अपोजिशन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर to 1 ampere in half a second. A voltmeter connected across the coil gives a reading of 36 volt. The self inductance of the coil is, तो यानी कि जो आपका करंट है वो कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, अगर मैं चेंजिंग करंट लिखूँ, यानी कि डी आई अगर मैं लिखूँ तो क्या हो रहा है? 10 एम्पियर से 1 एम्पियर जा रहा है, यानी चेंजिंग करंट कितना हुआ मेरा? 9 एम्पियर। ठीक है, और जो मेरा टाइम है, ठीक है, कितने टाइम में ये हो रहा है? ये आपका हो रहा है 0.5 सेकेंड में हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? और जो वोल्टेज इसने बोला कि कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है, ये आपका है 36 वोल्ट। ठीक है, अब हमें पता है देयरफॉर, ठीक है, आपका सिंपल जो वोल्टेज होता है कॉइल के अक्रॉस वो क्या होता है? एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा कितना? 36। एल हमारा निकालना है, तो एल इंटू ये आपका हो गया 9 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ से जो आप एल निकालोगे, ठीक है, यानी इंडक्टेंस, ये आपका कितना आ जाएगा? 2 हेनरी। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो भी आपके कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, इसने क्या बोला? द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड। द इंड्यूस वोल्टेज इज 40 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरीज। सेम है, बस इस क्वेश्चन में जो देखो आपका जो चेंजिंग करंट है ये कितना आ गया? 5 माइनस 1 यानी कि 4 एम्पियर। और जो टाइम दिया इसने, ठीक है, टाइम इसने दे दिया 0.4 सेकेंड। ठीक है, और जो इसने वोल्टेज दिया है, ठीक है, वोल्टेज में इसने दे दिया 40 वोल्ट। हमें क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल। तो एल सिंपल निकालोगे। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है यही यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आपकी एल की वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी 4 हेनरी। ठीक है, तो सिंपल आप सॉल्व कर लेना, ईजी है। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन द बिलो। ठीक है, शोन इन द फिगर। द सर्किट एलिमेंट इट्स वैल्यू इज, आपको देखो करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म दे रखी है। तो आप ध्यान से अगर देखते हो दोनों वेव फॉर्म में, तो आपका जो करंट है, ठीक है, वो तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों वेव फॉर्म को देख के पता चल गया। अब ये किस में होता है आपका? ये आपका होता है इंडक्टर में। ठीक है, इंडक्टर में, बिकॉज अगर आपने इंडक्टर की वेव फॉर्म देखी हो, ठीक है, जो इंडक्टर में जो होती है आपकी करंट और वोल्टेज की, ठीक है, तो वो कैसी होती है? यहाँ पे जैसे ये आपका होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज आपका एक्सपोनेंशियली ऐसे डीके होता है। ठीक है, और जो करंट होता है वो आपका ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी होती है। तो देख सकते हो करंट आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी वोल्टेज, करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडक्टर है। अब इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज के जो होता है हमारा, क्या होता है? एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ से इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या चाहिएगा? डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी कहाँ से मिलेगा? सिंपल, ये आपका स्लोप है। ठीक है, इस स्लोप की वैल्यू निकाल दो। ये स्लोप हमें क्या देगा? डी आई बाई डी टी तो देगा। ये जो स्लोप है ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा। स्लोप टेन थीटा तो होता है। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? 2 एम्पियर। ठीक है, बेस कितना है? 2 सेकेंड। तो स्लोप कितना मिल गया? 1 एम्पियर, यानी डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई? 1। क्लियर है? और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे देख सकती है 2 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं एल निकालता हूँ, ठीक है, तो एल आपका हो गया 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपका आ गया 2 हेनरी।
यानी क्या, एक तो इंडक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है 2 हेनरी, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ इंडक्टर इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो कोई भी इंडक्टर होता है, कुछ इस टाइप का आपका इंडक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं इस इंडक्टर में डीसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, डीसी सप्लाई देता हूँ, तो डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी 0, और जो इंडक्टेंस होता है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसको आप क्या लिखते हो, ओमेगा एल, ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 रखता हूँ तो ये क्या होगा 0, रिएक्टेंस 0, यानी कि आपका इंडक्टर कैसे काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखो, एन इंडक्टर इज ए शॉर्ट सर्किट ऑन डीसी, तो ये तो एकदम स्टेटमेंट सही बोल रहा है क्वेश्चन में, बट क्या पूछा है रॉन्ग। एन इंडक्टर इज ए शॉर्ट ऑफ ओपन सर्किट टू डीसी, ये क्या बोल रहा है कि ओपन सर्किट की तरह काम करता है, बट हमने देखा कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर, बिकॉज इसने रॉन्ग पूछा था और रॉन्ग आपका बी स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है वगैरह, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडक्टर इज नॉट यूज टू रियलाइज अ लैग नेटवर्क, एकदम सही है आपका, जो इंडक्टर होता है ना उसको कभी भी हम लैग नेटवर्क को रियलाइज करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इंडक्टर प्रोड्यूस टाइम डिले एंड हिस्टेरेसिस लॉस, ये भी सही है, बिकॉज जो इंडक्टर होता है उसका जो डिले होता है, ठीक है, टाइम डिले बहुत होता है, और वो हिस्टेरेसिस लॉस भी उसमें होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, और इंडक्टर को ना यूज़ करने का कारण ही आपका ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट करिए, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर इज रॉन्ग, यानी कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है कि कैपेसिटर में जो करंट होता है यानी आई, ये क्या होता है सी डी वी बाय डी टी, यानी आपका कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, कैपेसिटर रजिस्ट एन अब्रप्ट चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इट इन अ मैनर ऑफ एनालॉगस टू अ वे अ स्प्रिंग रजिस्ट अब्रप्ट चेंज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट आपका सही है, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रॉन्ग पॉइंट पूछा है, ठीक है, यानी रॉन्ग कौन सा है इनमें से ये बताना है। तो पहला तो आपका सही है, ठीक है, कैपेसिटर रजिस्ट एन अब्रप्ट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये तो गलत हुआ ना, बिकॉज ये किसका चेंज करता है, इसका अपोज करता है, वोल्टेज में चेंज होने को अपोज करता है, करंट में कौन करता है, आपका इंडक्टर करता है, ये तो बी पॉइंट आपका क्या है, गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग, एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ बेसिक पैसिव एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या है, रेजिस्टेंस डेसिपेट करता है एनर्जी, एकदम सही है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, एकदम सही है, इंडक्टेंस डेसिपेट करता है एनर्जी, गलत है, इंडक्टेंस क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, आपका कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कैसा एक एलिमेंट है बेसिकली, देखो आपका जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों आपको एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी ऐसा एलिमेंट जो आपको एनर्जी डिलीवर कर सकता है वो सारे आपके कौन से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है ये दोनों कैसे एलिमेंट है कि यूनिलैटरल एलिमेंट है, बिकॉज ये आपका अगर उनकी करंट की डायरेक्शन इनमें चेंज कर देते हो, ठीक है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है फिर जो प्रॉपर्टी है वो पूरी चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था एग्जाम्पल से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव एंड यूनिलैटरल, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, सिंपल, एक आपकी ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ इसका सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या तक क्लियर है, ये कुछ इस टाइप का आपका होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो आर इंटरनल है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जितना लो हो सके उतना लो होना चाहिए, बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, अगर ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, फिर हमें जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, बट हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या बोलते हैं कि जो आर इंटरनल है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आपके वोल्टेज सोर्स का वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम कितना, जीरो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कम से कम तो जीरो ही होगा ना, इससे कम तो क्या होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो जो इंटरनल कंडक्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए इसकी, इनफाइनाइट, ठीक है, बिकॉज आजकल क्या होता है कंडक्टेंस की टर्म में ये क्वेश्चन में आंसर पूछता है, ठीक है, तो कंडक्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, अब आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या देगा, सिंपल, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, यानी वोल्टेज क्या हो गया एक तरह से कांस्टेंट,
यानी यहाँ पे सिंपल वोल्टेज देगा पूरा का पूरा, ठीक है। करंट की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, करंट की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन, यानी अगर आपका कोई करंट सोर्स है, ठीक है, ये आपका जैसे पहले इसने वोल्टेज सोर्स बोला है, तो ये आपका हो गया कोई वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वी। इसने बोला इसके साथ सीरीज में हम क्या करें, एक करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया लेट्स से करंट सोर्स, ठीक है। करंट सोर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया आई। तो अब सिंपल जो आपका वोल्टेज सोर्स है, इसका कोई सेंस बनता है क्या? आपको भी पता है अगर ये करंट सोर्स आई ऐसे है, सिंपल क्या होगा, पूरा करंट आई फ्लो होगा, ठीक है, चाहे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। करंट तो आई फ्लो होने वाला है ना, यानी ये पूरा सर्किट एक तरह से कैसा हो गया, एक करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज अ करंट सोर्स अलोन। क्लियर है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सोर्स, यानी दो सोर्स है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। फिर क्या बोला, रिगार्डिंग द मोड ऑफ देयर कनेक्शन, यानी इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर दो वोल्टेज सोर्स हैं तो इनको आप जैसे ये एक आपका वोल्टेज सोर्स, या आपका एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ऐसे आप सिंपल कनेक्ट कर सकते हो, इनमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये है E1, ये है E2, ठीक है। बट इन सोर्स को आप कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? बिकॉज पैरेलल में आपका क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। बट अब जैसे ऐसा आप कभी कनेक्ट कर सकते हो, या आपने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, या आपका 3 वोल्ट आपने कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी E1 और E2 को पैरेलल में हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसे हम करंट सोर्स की बात करें, ठीक है, करंट सोर्स मतलब जैसे देखो ये आपका एक करंट सोर्स, ये आपका दूसरा करंट सोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने बोली I1, ठीक है, इसकी वैल्यू इसने बोल दी I2, यानी दोनों की वैल्यू क्या डिफरेंट है। अगर एग्जाम्पल से समझाओ तो ये 5 एम्पियर बोल दिया मैंने, और ये मैंने 4 एम्पियर बोल दिया। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? यानी एक ही ब्रांच में एक टाइम में बोल रहा हूँ 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, एक टाइम में बोल रहा हूँ 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। यानी दो करंट सोर्स जो भी डिफरेंट वैल्यू के हैं उनको कभी भी आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट पैरेलल में तो उनमें कनेक्ट कर सकते हो ना। पैरेलल में कैसे? सिंपल एक यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक आपका यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो अगर यहाँ पे करंट अगर आपका I1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका I2 है, तो टोटल करंट यहाँ से कितना चला जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। यानी करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, वन कैनॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी बोल रहा है वोल्टेज सोर्स को कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, एंड टू कैनॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, यानी करंट सोर्स को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन, ठीक है, स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, यानी कि इसका मतलब देखो अगर आपका कोई करंट सोर्स है, ठीक है, या आपका कोई हो गया जैसे करंट सोर्स, ठीक है। अब इस करंट सोर्स के साथ आप अगर सीरीज में कोई भी एलिमेंट जोड़ देते हो, चलो मैं मान लेता हूँ मैंने एक जोड़ दिया, वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, ठीक है, प्लस माइनस ये मेरा हो गया एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर मैंने सीरीज में जोड़ा है तो इस वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हो या ना हो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अभी भी करंट जो होगा इस पूरे सर्किट में फ्लो, वो तो करंट आई फ्लो होने वाला है ना, यानी यहाँ पे भी आई फ्लो होगा, यहाँ पे भी आई फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि ये वोल्टेज सोर्स या फिर ये वाला एलिमेंट इस करंट सोर्स के साथ सीरीज में हो या ना हो, इस पूरे सर्किट में करंट तो आई फ्लो होने वाला है। यानी कि ये एलिमेंट कैसा हो गया एक तरह का, ये आपका हो गया रिडंडेंट एलिमेंट, रिडंडेंट एलिमेंट, यानी कि हमने क्या लगाया है, फालतू लगा रखा है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे हो या ना हो करंट आई फ्लो होने वाला है। ये पहला पॉइंट आपका सही है कि सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को अगर आइडियल करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो एक रिडंडेंट एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो जो फोर्थ वाला पॉइंट है तो चेक करो, इसने क्या बोला कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ अगर पैरेलल में आप कोई भी एलिमेंट जोड़ देते हो, तो पैरेलल में कुछ भी जोड़ देता हूँ, जैसे देखो मैंने करंट जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। तो कितने भी एलिमेंट जोड़ दो, आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज या फिर टर्मिनल पे वोल्टेज वो कितना मिलेगा, भी मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो कोई भी एलिमेंट जोड़ दो आप आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में, तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी जो एलिमेंट्स है ये दोनों आपने जोड़े जो, ये आपके कैसे एलिमेंट हो गए, ये आपके रिडंडेंट एलिमेंट हो गए, यानी ये यहाँ पे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट और फोर्थ दोनों करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये चीज़, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप बना के चेक भी कर सकते हो। जैसे देखो एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जैसे देखो, अगर कोई करंट सोर्स है आई, ठीक है, इसके साथ अगर पैरेलल में आप कोई एलिमेंट जोड़ देते हो, पैरेलल में एलिमेंट में मान लेता हूँ जैसे आपका है कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक मान लेता हूँ मैं कोई वोल्टेज सोर्स है। क्लियर है चीज़, ये मैंने जोड़ दिए एलिमेंट। तो देखो ये जो करंट आई है यहाँ पे, ठीक है, अब ये करंट क्या होगा, डिवाइड होगा ना, ठीक है, बढ़ जाएगा ये करंट, यानी क्या हुआ, करंट सेम नहीं रहा ना। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिडंडेंट ही है, सब एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी करंट सोर्स के साथ कभी भी पैरेलल में कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो रिडंडेंट नहीं होगी, यानी उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपके सर्किट में। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, आप इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे रिमूव भी कर देते ना, तो भी आपके सर्किट के ऑपरेशन पे कोई भी फर्क नहीं आता। ठीक है, यानी वो एलिमेंट रिडंडेंट हो जाता, बट यहाँ पे आपका रिडंडेंट नहीं हो रहा। ठीक है ये चीज़, 330 ohm resistors are connected in parallel across an ideal 40 volt source. What would be the equivalent resistance seen by the load connected across this circuit? यानी आपके देखो 330 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा रजिस्टर। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसने क्या बोला है, 330 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन 40 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं 40 वोल्ट का सोर्स, ये हमारा हो गया 40 वोल्ट, 40 वोल्ट का सोर्स। यहाँ तक क्लियर है आपका। मेरे को क्या बोला, यहाँ पे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपको पता हो, ठीक है, आपने अगर थेवेनिन थ्योरम अभी पढ़ रखी है, तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो। अगर किसी सर्किट में आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उनको शॉर्ट कर देते हो, और जो भी करंट सोर्स होता है उनको ओपन कर देते हो। तो यहाँ से अगर आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, तो इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे। तो इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो करंट अब कैसे फ्लो होगा, सीधा ऐसे ही तो फ्लो होगा। ठीक है, बिकॉज करंट कहाँ से फ्लो होता है, हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो होता है, तो करंट कुछ इस टाइप में फ्लो होगा। तो इस केस में इस करंट का कोई भी अपोजिशन नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट आपका 0। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर आइडियल, द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्टेज। आपको क्या निकालना है, ये वोल्टेज निकालना है। ठीक है, वी आउट वोल्टेज, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये सर्किट क्या है, इस साइड जो वी आउट है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन है, यानी कि यहाँ पे करंट तो आपका कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी 0 एम्पियर हो जाएगा। तो ये जो 5 एम्पियर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका इस साइड चला जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स, सॉरी करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी आउट। ठीक है, तो दे रखा है ना पैरेलल में, ये आपका वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस। ठीक है, पोलैरिटी भी दे रखी है प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल केवीएल लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो केवीएल क्या हो जाएगा, देखो जो भी वोल्टेज है वी आउट, ठीक है, माइनस 5 × 2, बिकॉज 5 एम्पियर करंट है, माइनस 10 वोल्ट, बिकॉज करंट कहाँ से निकल रहा है, 10 वोल्ट के माइनस से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज आया वी आउट, ये आपको कितना मिल गया, माइनस का 10 ये आपका हो गया 20 का। ठीक है, 20 वोल्ट, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी आपका प्रैक्टिकल सोर्स जो करंट सोर्स होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अगर आइडियल की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है, ये आपका हो गया करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स आई की वैल्यू, देन इसके साथ पैरेलल में एक आपका रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आइडियल के लिए बता रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनेट। क्लियर है चीज़, इसके लिए आइडियल के लिए, अगर आइडियल के लिए बात नहीं कर रहे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इनफाइनिटी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होगा, और रेजिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।